हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है बोर्ड परीक्षा कराने के पक्ष में है ज़्यादातर राज्य। अभी देखिए, कोरोना काल में जिस तरीके से परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या एकेडमिक हो, उसमें अब सीबीएसई के बाद राज्य भी, कई राज्य ऐसे हैं जो पक्ष में हैं कि इसे कैंसिल किया जाए और कुछ हैं जो बोर्ड परीक्षा कराने के पक्ष में हैं। तो इसमें परीक्षा, हालांकि किसी पर भी उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और ये मीटिंग ली थी हमारे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। उन्होंने जो मीटिंग करी है, इस दौरान कुछ राज्यों ने इनोवेशन फंड की भी बात करी है कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास जो मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं होते हैं, टैब नहीं होता है, तो इसलिए भी ये राशि मांगी गई है ताकि राज्य सरकारें उन बच्चों को ये सब मुहैया करा सकें। इसमें जो सबसे परीक्षा कराने के पक्ष में आया है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद और भी राज्य इसमें परीक्षा कराने के पक्ष में आ गए। और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, उन्होंने बोला है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो छात्रों के हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। फिर उसके बाद राज्यों के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत राज्यों को फिलहाल 5,228 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जो ऑनलाइन शिक्षा, प्रशिक्षण आदि गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। डीआरडीओ की दवा भी कोरोना से जंग में शामिल। कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए खोजी गई रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की नई दवा 2DG डीऑक्सी डी ग्लूकोज सोमवार को लॉन्च कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दवा की पहली खेप के पैकेट स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को दिए हैं। राजनाथ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह दवा आशा और उम्मीद की नई किरण है। डीआरडीओ को उम्मीद है कि ऑक्सीजन की कमी की चुनौती का सामना कर रहे कोरोना मरीजों के लिए 2DG दवा बेहद कारगर साबित होगी। रक्षा मंत्री ने साथ ही रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर कोरोना के खिलाफ जंग में डीआरडीओ और तीनों सेनाओं की ओर से जारी पहल की समीक्षा की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की गति में कुछ कमी आई है, मगर अभी हमें निश्चिंत होकर थमने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार कोरोना की लहर आई है और आगे भी आने की संभावना है, यानी तीसरी लहर आने की संभावना इसमें जताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाकर गुजरात के तट से टकराया टॉक्टे। देखिए, जो साइक्लोन है टॉक्टे, उस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो करंट टॉपिक के तहत उसे कवर किया गया है, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो की पूरी डिटेल, इसका नाम क्यों होता है, ये कहाँ पर से आता है, कितनी तबाही मचाता है, कितने अभी तक इस साल आ चुके हैं तूफान, ये सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप करंट टॉपिक वाले सेक्शन में क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अत्यंत गंभीर समुद्री तूफान की श्रेणी में पहुंच चुका चक्रवात टॉक्टे सोमवार देर रात करीब गुजरात के तट से टकराया। इस दौरान 185 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इससे पहले इस समुद्री तूफान ने दिन भर महाराष्ट्र के कई जिलों में तबाही मचाई है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और सिंधुगढ़ में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त होने के साथ कई जगह पेड़ उखड़े और बिजली के खंभे गिरने से संचार सेवाएं व बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई। तूफान के कारण महाराष्ट्र में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। समूचे कोंकण क्षेत्र में तूफान के कारण रविवार रात से ही भारी बारिश हो रही है। इस दौरान सिंधुगढ़ जिले के आनंदवाड़ी हार्बर पर 2 नावों के डूब जाने की खबर आई। दोनों नौकाओं पर 7 नाविक सवार थे। इनमें से 3 को बचा लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति राजा राम कदम की मौत हो गई है। तीनों नाविक लापता हैं। ठाणे के रेजिडेंस डिप्टी कलेक्टर शिवाजी पाटिल के अनुसार नवी मुंबई एवं उल्लासनगर में भी अलग अलग घटनाओं में 2 लोग मारे गए हैं। नवी मुंबई में बाइक से जा रहे विशाल नालकर की पेड़ के गिरने से मौत हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मेक्सिको की एंड्रिया बनी मिस यूनिवर्स 2020 और जो मिस इंडिया एडलिन कॉस्टलिनो थी सौंदर्य प्रतियोगिता में, वो चौथे स्थान पर रही हैं। देखिए, इस विषय पर भी एक विस्तृत टॉपिक बनाया गया है, जिसमें मिस यूनिवर्स का इतिहास, कौन कौन भारत की मिस यूनिवर्स अभी तक बन चुकी हैं, लास्ट ईयर कौन थी, इस बार कौन है,
और इस बार जो बनी है मैक्सिको की एंड्रिया, उनकी पूरी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आप करंट टॉपिक के सेक्शन में क्लिक कर कर इस वीडियो को देख सकते हैं। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स चुन लिया गया है। 73 देशों की प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। मिस इंडिया एडलिन कॉस्टलिनो इस सौंदर्य प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रही। दूसरा स्थान ब्राजील की जूलिया गामा और तीसरा स्थान पेरू की जेनिक मसेटा को मिला है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के 69वें संस्करण का आयोजन हॉलीवुड स्थित एक होटल में किया गया। वैसे इसका आयोजन 2020 के आखिर में किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते ही इसे मई 2021 तक टाल दिया गया था। मिस यूनिवर्स की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक एंड्रिया को 2019 की मिस यूनिवर्स विजेता दक्षिण अफ्रीका की जोजबिनी टुंजी ने ताज पहनाया। एंड्रिया से जब पूछा गया कि वह अपने देश की नेता होती तो महामारी का किस तरह सामना किया होता, तो उन्होंने कहा कि इस कठिन परिस्थिति में वह बाहर आने का कोई एक कारगर रास्ता नहीं है। आखिरी बयान में उन्होंने सौंदर्य के मानकों पर विचार पूछा गया, तो इसके जवाब में एंड्रिया ने कहा, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक है। इन दिनों हम सिर्फ सुंदरता को देखते हैं। मेरे लिए सुंदरता न केवल हमारी आत्मा में बल्कि हमारे दिलों में और आचरण में भी दिखाई देनी चाहिए। मिस यूनिवर्स में मैक्सिको का यह तीसरा खिताब है। इससे पहले 1991 और 2010 में भी इस खिताब ने बाजी मारी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत को विदेशी सहायता के तौर पर 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि विदेशी सहायता के तौर पर 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 11,321 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर और करीब 5.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन 27 अप्रैल से 16 मई के बीच विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित किए जा चुके हैं, वहां के लिए रवाना किए जा चुके हैं। सरकार को 27 अप्रैल से विभिन्न देशों से कोरोना चिकित्सा सामग्री मिल रही है। उपकरण के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, गाजा सिटी पर एक बार फिर गरजे इजराइल लड़ाकू विमान। ये पूरा मसला क्या है, ये जो लड़ाई चल रही है वो कितनी पुरानी है, इसके कारण क्या है, किसमें ये कैसे ये फिलिस्तीन से इजराइल बना और इजराइल ने किस तरीके से फिलिस्तीन पर कब्जा किया और धीरे धीरे उस पर कब्जा करता जा रहा है, ये सारी डिटेल आपको वीडियो में बताई जा चुकी है। उस वीडियो का लिंक भी आपको करंट टॉपिक के तहत मिल जाएगा। इजराइल के लड़ाकू विमान सोमवार तड़के गाजा पट्टी इलाके में फिर गरजे और आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हवाई हमले में टनल और हमास के ठिकानों पर जमकर बमबारी की गई। यह टनल आतंकवादियों के लिए पनाहगाह थी। इजरायली सेना ने बताया कि हमास की 15 किलोमीटर लंबी टनल और इसके 9 कमांडरों के घरों को उड़ा दिया गया है। हमास के एक शीर्ष कमांडर को भी ढेर कर दिया गया है। गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास और इजराइल के बीच 10 मई से संघर्ष चल रहा है। इस इलाके में सोमवार को किया गया हवाई हमला सबसे भीषण बताया जा रहा है। एक दिन पहले गाजा पट्टी में किए गए हवाई हमले में 42 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें 3 इमारतें भी ध्वस्त हो गई थी। हालांकि ताज़ा हवाई हमले में हताहतों के बारे में अधिक कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इजरायली सेना ने बताया कि उत्तरी गाजा के विभिन्न इलाकों में हमास के शीर्ष कमांडरों के 9 घरों को निशाना बनाया गया है। अप्रैल में थोक महंगाई दर सर्वकालिक उच्च स्तर पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थोक महंगाई दर होती क्या है। देखिए, भारत में नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। थोक बाजार में वस्तुओं के समूह की कीमतों ने सालाना तौर पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसका आकलन महंगाई के थोक मूल्य सूचकांक के जरिए किया जाता है। अब थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। ईंधन, बिजली और मैन्युफैक्चरिंग आइटमों के दाम में बढ़ोतरी से अप्रैल की थोक महंगाई दर 10.49% के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 7 महीनों से थोक महंगाई दर लगातार बढ़ रही थी। इस साल फरवरी में थोक महंगाई दर 4.83% और मार्च में 7.39% थी। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका असर खुदरा महंगाई दर पर भी दिखेगा, जो पहले से अर्थव्यवस्था की रिकवरी के अनुकूल नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लोगों की कमाई प्रभावित हुई है और महंगाई बढ़ने से खपत में और कमी आई है।
पहली लहर के मुकाबले नुकसान कम, खतरा ज़्यादा, आरबीआई। कोरोना की दूसरी लहर ने भारतीय इकोनॉमी को किस तरह से प्रभावित किया है, इसको लेकर पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तार से बताने की कोशिश की है। आरबीआई के अनुसार दूसरी लहर से वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही पर खासा असर नहीं पड़ा है। मोटे तौर पर इसका कहना है कि पहली लहर में जितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था उससे कम ही नुकसान की संभावना इस बार है। इसके बावजूद भविष्य के प्रभावों को लेकर आरबीआई ज़्यादा चिंतित नजर आ रहा है। खासतौर पर जिस तरह से आवागमन और रोजगार पर असर पड़ा है उसे देखते हुए आरबीआई ने कहा है कि आगे का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। नेक्स्ट है, ईरान ने फरजाद गैस फील्ड से ओवीएल को किया बाहर। ईरान ने भारतीय कंपनी ओवीएल को उसी के द्वारा खोजे गए फरजाद बी गैस क्षेत्र के विकास से बाहर कर दिया है। सोमवार को ईरान ने इसे आगे विकास और खनन के लिए पेट्रोपावर्स ग्रुप के साथ करार किया है। इस फील्ड में 23 लाख करोड़ घन फीट गैस का भंडार है, जिसमें से करीब 14 लाख करोड़ घन फीट गैस निकालने योग्य है। ओएनजीसी की विदेशी कारोबार वाली इकाई ओवीएल ने इस फील्ड के अरब तट के विकास पर करीब 40 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। ईरान के इस कदम से भारतीय कंपनी को बड़ा झटका लगा है और ऊर्जा क्षेत्र में भारत ईरान के वर्षों पुराने ऊर्जा संबंधों में बड़ी खटास आना लगभग तय है। नेक्स्ट है, चीनी उद्योग को सरकार से न्यूनतम बिक्री मूल्य में जल्द बढ़ोतरी की आस। गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य के बढ़ाए जाने की बेसब्री से प्रतीक्षा है। इसके अभाव में जहां मिलों की वित्तीय स्थिति डामाडोल हो रही है तो गन्ना किसानों का भुगतान लंबित पड़ा है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस बाबत केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। चालू पेराई सत्र में चीनी का उत्पादन 3.07 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो अब तक के लगाए अनुमान से कहीं ज़्यादा है। निर्यात मांग के साथ घरेलू बाजार में भी चीनी की मांग में इजाफा हुआ है, लेकिन घरेलू बाजार में कीमतों के नीचे रहने से हालात बहुत संतोषजनक नहीं हैं। अब है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है, अहंकार के नशे में चूर चीन, और यह आर्टिकल लिखा है चीनी मामलों के विशेषज्ञ एवं सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड इंगेजमेंट के चेयरमैन विजय क्रांति द्वारा। देखिए, आर्टिकल में बताया गया है कि चीनी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के एक ताजा संपादकीय ने दुनिया भर में कूटनीति और रणनीतिक प्रेक्षकों को चौंका दिया है। इस समाचार पत्र और उसकी संपादकीय टिप्पणी को चीन के कम्युनिस्ट शासकों की नीति का आधिकारिक हिस्सा माना जा रहा है। इस संपादकीय में ग्लोबल टाइम्स ने चीन को एक सुपर पावर बताया है और अमेरिका को धमकी दी है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो उसमें अमेरिका की हार होगी। चीन ने यह धमकी जापान के दक्षिणी सागर क्षेत्र में चल रहे जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के नौसैनिक अभ्यास में अमेरिकी सेना के भी शामिल होने पर दी है। चीन की ओर से यह धमकी एक ऐसे मौके पर दी गई है जब दुनिया भर में वुहान वायरस के हमले के कारण चीन के खिलाफ सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ रही हैं। चीन की नई आर्थिक और सैनिक ताकत उसके कम्युनिस्ट नेताओं के सिर पर चढ़ गई है। इस ताकत में मदमस्त होकर चीन अपनी धौंस जमा रहा है। बीजिंग की हेकड़ी का यह हाल ही उसे चीन की मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर दूर तक के पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना इलाका घोषित किया हुआ है। इसमें मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, जापान, ब्रुनई और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश हैं, जिनमें से कई देशों के सीधे नियंत्रण वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर घुसकर चीनी नौसेना कई द्वीपों पर कब्जा जमाए हुए है और कई जगह तो समुद्र में उभरी मिट्टी डालकर अपनी नौसेना के ठिकानों और वायुसेना के लिए हवाई पट्टी भी विकसित कर रही है। चीन का दावा है कि पूरे दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के गर्भ में पीछे तेल और खनिज संपदा पर केवल उसी का अधिकार है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेताओं की मौजूदगी दादागिरी उस तिलमिलाहट की अभिव्यक्ति है जो सदियों की लंबी गुलामी, दूसरे देशों के हाथों पिटाई और अपमान से जन्मी हीन भावना तथा अपने पापों के कारण पैदा हुई असुरक्षा से जन्मी है। 1951 में तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के कारण ही चीन की सेनाएं भारत, नेपाल और भूटान की सीमा तक आ पहुंची हैं। तब से इन देशों के कई सीमावर्ती हिस्सों पर चीन का अपना दबाव इस आधार पर
जाता रहा है कि ये इलाके कभी तिब्बत का हिस्सा थे। तिब्बत, सिंजियांग और दक्षिण मंगोलिया में अपने फौजी दबदबे और भयंकर पुलिस दमन के बावजूद चीन न तो इन देशों की आज़ादी की ललक को खत्म कर पाया है। चीन के कम्युनिस्ट शासक पिछले 72 साल से खुद चीन के भीतर लोकतंत्र के समर्थक में उठने वाली आवाज़ों को कुचलने, मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबियों और फांगुल गांग जैसे लोकप्रिय आध्यात्मिक संगठनों का गला घोटने तथा पार्टी के भीतर भी गंभीर गुटबाजी पर अंकुश लगाने में हलकान हुए पड़े हैं। नेक्स्ट है बिचौलियों से मुक्त होने लगे किसान। खेती किसानी के आधुनिकीकरण के लिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून। कुछ एक किसान संगठनों का सबसे बड़ा आरोप यही है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद कर देगी, लेकिन नए कृषि कानून के तहत पंजाब में हुई गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ सरकारी खरीद ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। इसी कारण कि किसान आंदोलन सिमटता जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नई खरीद विपणन प्रणाली के लिए लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के नतीजे दिखने लगे हैं। पंजाब में 14 मई 2021 को समाप्त हुए गेहूं खरीद सत्र में MSP 1975 रुपये प्रति क्विंटल पर रिकॉर्ड खरीद हुई। इस रबी खरीद सत्र के दौरान पंजाब में किसानों से 132 लाख टन गेहूं की खरीद की गई। गेहूं खरीद की यह मात्रा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 2 टन अधिक है। जहां पिछले साल 8.8 लाख किसानों ने MSP पर गेहूं की बिक्री की थी, वही इस साल यह संख्या बढ़कर 9 लाख हो गई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि पंजाब के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब बिचौलियों आड़तियों को बाईपास करते हुए सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया है। इस साल शुरू में ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि गेहूं खरीद की अदायगी सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगी। इस फैसले से आड़तियों बिचौलियों की लॉबी में हलचल मच गई। उन्होंने पंजाब सरकार पर दबाव बनाया कि वह केंद्र के इस फैसले को ना माने, लेकिन केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि किसानों को सीधे भुगतान की अनुमति नहीं दी गई तो सरकार पंजाब में गेहूं खरीद नहीं करेगी। इसके बाद ही पंजाब सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे अदायगी पर तैयार हुई उपज के सीधे भुगतान में एक समस्या यह पैदा हो रही है कि उत्पादन से जुड़े ऐसे किसान छूटे जा रहे हैं जो भूमिहीन है। इस समस्या का समाधान सरकार उड़ीसा की तर्ज पर निकालने पर विचार कर रही है, जहां सभी किसानों का डाटाबेस है। पंजाब में अलग 6 माह में भूमिहीन किसान और ठेके पर खेती करने वाले किसानों का रिकॉर्ड बन जाएगा। हर मोर्चे को मजबूत करें। कोरोना मरीजों के उपचार में उपयोगी मानी जाने वाली 2G नामक दवा का उपलब्ध होना उम्मीद की एक किरण तो है, लेकिन बात तब बनेगी जब इसका जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा और यह सर्वसुलभ हो। एक अनुमान के अनुसार इस दवा का समुचित उत्पादन जून के पहले हफ्ते में हो सकेगा। जब एक एक दिन भारी पड़ रहे हैं, तब आवश्यकता के अनुरूप इस दवा का उत्पादन और पहले शुरू करने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए नए तौर तरीके अपनाने की संभावना टटोली जाए, क्योंकि कोरोना का कहर अभी जारी है। भले ही प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 3 लाख से कम हो गई है, लेकिन अभी इस पर संतोष नहीं किया जा सकता है। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। इसे देखते हुए कम समय में ज़्यादा लोगों के टीकाकरण की भी कोशिश होनी चाहिए। यह कोशिश युद्ध स्तर पर हो, यह ठीक नहीं है। जब प्रतिदिन कम से कम 50 लाख लोगों के टीके लगाए जाने चाहिए, तब इसके आधे के भी टीके नहीं लग पा रहे हैं। इसका एक कारण टीकों की कमी है, तो दूसरा टीका लगवाने को लेकर हिचकिचाहट। इन दोनों ही समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। तो ये आज का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था, यानी 18 मई 2021 का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।